हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ देयर इन पास्ट टेंस। मैंने प्रेजेंट टेंस का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए उस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो यूजेज ऑफ देयर इन पास्ट टेंस कहाँ पे यूजेज है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सीधा डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ, यूजेज यहाँ कहाँ कहाँ का होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी जब इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग बता रहा था प्रेजेंट टेंस में, उस समय भी मैंने बताया था। तो आज भी मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए लिख दे रहा हूँ कि इसका यूजेज कहाँ रहेगा इन पास्ट टेंस में। तो पहला होता है स्थिति का बोध कराने के लिए। स्थिति का मतलब पोजीशन का बोध कराने के लिए भी देयर का प्रयोग करते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरा अस्तित्व, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस का बोध कराने के लिए भी पास्ट देयर का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। थर्ड स्थान, प्लेस का बोध कराने के लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। बट ये सारे जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे देयर का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं, जिसका कि कोई भी मीनिंग नहीं है। जस्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर करते हैं। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे देयर क्यों लगाया जा रहा है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, आप देखिए, समझिए। वहाँ पे मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी देयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। बस सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं देयर को, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है। स्थिति, पोजीशन का बोध कराने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। अस्तित्व का बोध कराने के लिए, एग्जिस्टेंस का बोध कराने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। स्थान या प्लेस का बोध कराने के लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक साधु था, एक राजा था, एक रानी थी, वो पास्ट टेंस में है। या ऐसे भी बोल सकते हैं गांव में एक मंदिर था, गांव में एक पुस्तकालय था, गांव में एक स्कूल था, गांव में एक स्कूल नहीं था, छत पे बिल्लियाँ नहीं थी। तो ये सारे स्ट्रक्चर को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है, बस रिक्वेस्ट है आप जाइए उस वीडियो को देखिए, समझिए। 1 सेकंड मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जाइए, देखिए, समझिए और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये इसका यूजेज है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। मैं फिर से आपको लिख दिया हूँ जस्ट रिमाइंड करने के लिए। इंट्रोडक्टरी देयर इसका मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन पर्पस के लिए जब हम यूज़ करते हैं या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जब हम यूज़ करते हैं देयर का प्रयोग, तो उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। अदरवाइज उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर का प्रयोग ही वैसे हो जाता है कि वहाँ, यदि आप देखें तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वहाँ। तो यहाँ पे कोई भी यूजेस नहीं है। यहाँ पे मतलब कि इसको सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए जस्ट हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे क्या होता है, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। यदि हिंदी में देखें तो हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। बट यहाँ पे ये कैलकुलेट मत कीजिएगा कि देयर का मीनिंग तो वहाँ होता है, यहाँ पे देयर क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उस टाइप का हो तो वहाँ पे देयर का ही प्रयोग होगा, उसके बेस पे ही हम ट्रांसलेट करेंगे। अदरवाइज हमारा ट्रांसलेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है गलत हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये क्लियर रहेगा। यूजेस, पहला स्थिति पोजीशन के लिए, सेकंड अस्तित्व या एग्जिस्टेंस के लिए, थर्ड स्थान या प्लेस का बोध कराने के लिए। जैसे इस कुएं में मेंढक है, प्रेजेंट टेंस में हो गया। इस कुएं में मेंढक थे, पास्ट टेंस में हो गया। फ्यूचर में इस कुएं में मेंढक होंगे, वो फ्यूचर टेंस में होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा समझाने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस, तो इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक राजा था, एक घर था, छत पर बिल्ली थी। अब यहाँ पे देखिए, एक राजा था। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप? ऐसे तो लिख नहीं सकते वन किंग, या एक घर था, वन हाउस। इसको ट्रांसलेट करना है, छत पर बिल्ली थी, कैट ऑन रूफ। ऐसा तो लिख नहीं सकते। जैसे ही लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा। एक राजा था, तो यहाँ पे बहुत ऐसे नहीं लिख सकते कि वन किंग। एक घर था, वन हाउस, छत पर बिल्ली थी, कैट ऑन रूफ।
ये करेंगे, ऐसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरी चीज़ आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उसी को बनाने के लिए जब हम देयर का प्रयोग करते हैं तो उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी मीनिंग नहीं होता है। हाँ, जब हम किसी अन्य संदर्भ में या अन्य इंडिकेशन में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। जैसे कि गाय वहाँ पर चर रही थी, तब वहाँ पे के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। मोहन वहाँ पर खेल रहा था तो उसके लिए देयर का प्रयोग करेंगे। मोहन वाज प्लेइंग देयर, वहाँ पे हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं तो वहाँ पे इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा, उतना आपकी पकड़ मजबूत होगी, उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अदरवाइज कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको एफर्ट डालना ही डालना होता है। यहाँ कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है और मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप शॉर्टकट लें। शॉर्टकट लेंगे डेफिनेटली वन डे आप तोताराम हो जाएंगे, रट्टा मारा लिखा चले आए, फिर बाद में क्या होता है कि 6 महीना 1 साल के बाद आप भूल जाएंगे। तो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बार भेजा में बैठा लीजिए, ब्रेन में आप उसको समझा लीजिए ब्रेन को, तो आपका लाइफ लॉन्ग ये काम करेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसे किसी काम के होने या हमेशा आंसर यस में आता है तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्म करते हैं, हमेशा यस का बोध होता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर मैं ईच एंड एवरी टेंस या सेंटेंस में स्ट्रक्चर के साथ साथ यूजेस के साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी पैटर्न या स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा देयर प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस अगेन नाउन या ऑब्जेक्ट, इसके बाद का जो भी रहेगा डॉट 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 फुल स्टॉप, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसा एग्जाम्पल रहेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से लिख रहा हूँ देयर के साथ वाज या वेयर प्लस नाउन या सब्जेक्ट जो भी बोले या प्रीपोजिशन प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या है, इससे पहले एक्सप्लेन करने से पहले वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ होगा और वेयर का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होगा। यदि आप टेंस की वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरा टेंस का वीडियो देखिए, उसमें मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वाज सिंगुलर नाउन के साथ, वेयर प्लूरल नंबर के साथ होगा। मतलब कि यदि छत पर बिल्ली है, सिंगल बिल्ली है तो वाज का प्रयोग करेंगे। यदि छत पर बिल्लियाँ हैं, वहाँ 2 या 2 से अधिक हैं तो वेयर का प्रयोग हम करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट, आइदर डिपेंड ऑन दी ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा वाज या वेयर का प्रयोग। तो इस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बट ये स्टार्ट हमेशा देयर के साथ ही होगा, हैड के साथ यहाँ यूज नहीं होगा, वाज या वेयर के साथ ही यूज होगा। तो ये आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक राजा था। यदि एक सिंपल अफर्मेटिव मिले, एक राजा था, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? एक राजा था, ऐसा तो लिख नहीं सकते कि वन किंग, ऐसा तो लिख नहीं सकते वन किंग, गलत हो जाएगा। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे? एक राजा था, राजा तो था, एक था, सिंगल था और पास्ट टेंस में है यहाँ पे। अब इसको वैसे तो नहीं लिख सकते वाज वन किंग या वन वाज किंग या किंग वाज वन, ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकते। अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमेशा आपको यूज करना है देयर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर कितना राजा, एक राजा था, तो वाज लगेगा सिंगुलर नंबर, देयर वाज ए किंग। कोई दिक्कत? आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देयर वाज ए किंग। अब यहाँ पे रहता कि एक से ज़्यादा राजा आए थे या एक से ज़्यादा राजा रहता तो वहाँ पे क्या होता है देयर वेयर किंग्स, ऐसे करके हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये इसका ट्रांसलेशन फॉर्मुलेशन हो गया, देयर वाज ए किंग। यहाँ देयर का कोई भी मीनिंग नहीं है, इसको ट्रांसलेशन करने के पर्पज से लिखा जा रहा है देयर, इसलिए इसको इंट्रोडक्टिव देयर बोला जाता है पास्ट टेंस में। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सेकंड एग्जाम्पल, गांव में एक स्कूल था। क्या था? स्कूल था। पास्ट में गांव में एक स्कूल था। क्या लिखेंगे? अब ऐसे तो लिख नहीं सकते कि ए स्कूल वाज इन विलेज, ऐसा तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना कि ए स्कूल वाज इन विलेज। यदि ऐसे करके आप ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये स्कूल वाज इन विलेज यदि आप लिखें सपोज ऐसे कैलकुलेट करके तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसको ट्रांसलेट करने के लिए कैसे करना है? इस स्ट्रक्चर को हमें यूज करना है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? गांव में एक स्कूल था, हमेशा देयर से प्रयोग होगा, स्टार्ट भी होगा। देयर वाज ए स्कूल इन ए विलेज। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। यहाँ देयर का प्रयोग कर रहा है, इंट्रोडक्टरी देयर। वाज क्योंकि एक ही स्कूल था, यदि ज़्यादा स्कूल रहता तो वेयर का प्रयोग कर जाते। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपका क्लियर रहा होगा। यहाँ लिखिए, कुएं में मेंढक थे। कुएं में मेंढक थे। मेंढक थे मतलब कि यहाँ पे प्लूरल नंबर पे यूज किया जा रहा है, तो कैसे करेंगे? देयर वेयर फ्रॉक्स इन दी वेल। देयर वेयर फ्रॉक्स, फ्रॉक्स यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ वेयर का प्रयोग किया है, नॉट वाज। देयर वेयर फ्रॉक्स इन दी वेल, पास्ट टेंस। यहाँ देयर का प्रयोग सिर्फ सेंटेंस फॉर्मुलेशन करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर बोला जाता है। अब बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। गांव में एक खेलने का मैदान था, गांव में एक पाठशाला था, गांव में एक राजा था, गांव में एक स्कूल था, गांव में एक अस्पताल था, गांव में बहुत सारे सेंटेंसेस है। एक राजा रहता था, इस टाइप का भी सेंटेंसेस जब आएगा तो वो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। देयर वो ऐसे करके दूसरे फॉर्मुलेशन में ता था ती थी वाला सेंटेंस जब आ जाएगा तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में लेके जाएंगे। बट इस टाइप का जब सेंटेंसेस रहेगा हमेशा तो आप ध्यान रखिए कि उसको इसी फॉर्मुलेशन पे बनाना है, इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है। आई होप सो कि क्लियर है। आप ढेरों सारा प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन का बुक लीजिए, अपने से खुद से बनाइए, आपको आपकी जो डाउट है वो क्लियर रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि क्लियर रहेगा। हमेशा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। देयर वाज या वेयर प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑन भी हो सकता है, बियॉन्ड भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, एट। सारा डिस्कशन बाद में करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, बट प्रीपोजिशन ऑलवेज विल बी देयर प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद का जो भी सेंटेंस रहेगा फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे ही बनेगा। अब चलिए सेकेंड पैटर्न की तरफ चलते हैं। सेकेंड पैटर्न क्या रहेगा इसका? सेकेंड पैटर्न नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जिससे कि ना का बोध हो, जिसमें नहीं का आंसर है, उसका पैटर्न कैसा रहेगा? देयर वाज या वेयर या wasn't, weren't प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर है। या तो वाज या वेयर के बाद या तो यहाँ पे प्लस नॉट रहेगा, या यदि ये दो हम प्रयोग करेंगे तो उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे देयर प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट, आइदर देयर प्लस वाजंट या वेयरंट प्लस नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट। इसमें स्ट्रक्चर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सेम ही है। यहाँ पे बस वाजंट वेयरंट रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वाज या वेयर रहेगा तो प्लस नॉट का प्रयोग रहेगा, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक राजा नहीं था। कैसे बनाएंगे? देयर वाजंट ए किंग। यहाँ पे वाजंट या वेरंट का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कुएं में मेंढक नहीं था।
देयर वाजंट ए फ्रॉग इन द वेल। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। ढेरों सारे एग्जाम्पल है, आप खुद से फॉर्मुलेट कीजिए, बट इसका पैटर्न जो है यही रहेगा। देयर प्लस वाज या वेयर प्लस नो, नॉट या नो भी यहाँ पे ज़्यादातर में प्रयोग किया जाता है, नॉट या नो। आइदर देयर प्लस वाजंट या वेरेंट प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट, इट्स डिपेंड ऑन दी लाइन या सेंटेंस। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ये इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है, इसका निगेटिव पैटर्न है। अब चलिए थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका एक नोट बना लीजिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा बार बार आप एक नोट बना लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प होगा। चलिए थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। थर्ड पैटर्न इंट्रोगेशन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ जानने की कोशिश करता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वाज या वेयर प्लस देयर प्लस नाउन या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद का जो भी रहेगा सेंटेंस इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल, क्या एक राजा था? वाज देयर ए किंग? इंट्रोगेशन मार्क। क्या छत पर किताब था? Was there a book on the roof? कोई दिक्कत? हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वाज या वेयर का प्रयोग होगा। जब सिंगुलर नंबर रहेगा वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक राजा था, सिंगुलर नंबर वाज का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एक बुक के बारे में वाज लिखा है, यहाँ पे लिखा रहता कि क्या छत पर किताबें थी, तो वहाँ पे क्या कर दूँ? वेयर देयर बुक्स ऑन द रूफ। यदि यहाँ पे हम प्लूरल नंबर का प्रयोग करें, आपको समझाने का पर्पज से बस लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या छत पर किताबें थी। अब यहाँ पे प्लूरल नंबर का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? वेयर देयर बुक्स ऑन द रूफ। कोई दिक्कत? आई होप सो कि क्लियर रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। अब चलिए फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिससे कि नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फोर्थ पैटर्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा ख़राब है, कभी कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल करके लिखता हूँ, ताकि आपको यदि इसमें कन्फ्यूजन हो तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक वे में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिससे कि प्रश्न तो पूछे जाते हैं बट नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न देख लेते हैं कैसा रहेगा। पैटर्न या स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख सकते हैं, वाजंट वेरेंट प्लस देयर प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेशन मार्क। वाजंट या वेरेंट प्लस देयर प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट डॉट 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 इंट्रोगेशन मार्क। यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या गांव में स्कूल नहीं था? यहाँ पे देखिए, क्या गांव में स्कूल नहीं था? क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है बट कैसे?
नकारात्मक तरीके से पूछा जा रहा है, निगेटिव वे में पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है बट नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या गांव में स्कूल नहीं था? वाजंट देयर ए स्कूल इन दी विलेज। कोई दिक्कत? वाजंट देयर ए स्कूल इन दी विलेज। क्या गांव में स्कूल नहीं था? वाजंट देयर ए स्कूल इन दी विलेज। क्या एक राजा नहीं था? वाजंट देयर ए किंग। क्वेश्चन मार्क, ये इसका इंट्रोगेशन मार्क हो गया। वाजंट या वेरेंट प्लस देयर प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 इंट्रोगेशन मार्क। ये इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है आपको समझाने के लिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि क्या गांव में चापाकल नहीं था, क्या गांव में कुआं नहीं था, क्या गांव में पाठशाला नहीं था, क्या छत पर बिल्लियां नहीं थी। बहुत सारे ऐसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही रहेगा। आई होप सो कि चारों पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। चारों पैटर्न मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको कहीं पर नोट बना लीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बनाइएगा, ताकि आपके भेजा में घुस जाए। मतलब कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। जब भी आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, पैरट मत बनिए कि एकदम राम 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 करें, वैसा मत कीजिए। आप समझने के पर्पज से हैं और मैं यहाँ पे समझाने के पर्पज से आता हूँ। यहाँ पे मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आप भी अपना टाइम दीजिए। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं मोस्टली एफर्ट डाल रहा हूँ। मेरा यहाँ कोई भी पर्पस नहीं है, बस पर्पस ये है कि आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ। मेरे को जितना आता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे वीडियोज़ में कुछ कमियाँ हो सकता है मेरे वीडियोज़ में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ फेस टू फेस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हो जाए, जस्ट उसको इग्नोर कीजिए। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने 100% एफर्ट दूँ। आपसे भी बस यही उम्मीद कर रहा हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है, ऐसा नहीं वो कोई भी इंसान यहाँ पृथ्वी पे परफेक्ट नहीं है। इवन भगवान भी परफेक्ट नहीं थे, तो इंसान की बात ही हटा दीजिए। तो मेरे वीडियोज़ में भी कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। गलतियाँ मैं सुधारने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरे वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, नए चैप्टर में, नए लेसन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।